हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च लोकेटेड, यानी कि IIHR कहाँ पे लोकेटेड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में IIHR लोकेटेड है। ये आपने याद रखना है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे समझ लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च IIHR इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। हेडक्वार्टर्स भी इसके बेंगलुरु में ही लोकेटेड है और जो उसके फाउंडर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईकार, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसकी फॉर्मेशन 1967 में हुई थी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following banks is known as IBRD बैंक। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ल्ड बैंक को IBRD बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स लोन्स टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। The IBRD is the first of the 5 member institution that compose of the World Group। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स की वर्ल्ड बैंक के तो ये वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड हैं। प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के डेविड मैलपास और इसकी फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मोटो की तो इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसके अलावा जो ये वर्ल्ड बैंक है इसका जो इंटेंशन है और वर्क है वो है टू प्रोवाइड लोन्स एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट टू द मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज टुडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन रेलवेज इंडिया का बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज है आज की डेट में। ये आपने याद रखना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द इंडियन रेलवेज विच इज़ इंडियाज़ नेशनल रेलवे सिस्टम इज करेंटली द इंडियाज़ बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज। इंडियन रेलवेज ऑल्सो मैनेजेस द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो देखिए जो हमारी कंट्री का रेलवे सिस्टम है ये वर्ल्ड में 4th नंबर पर आता है, यानी कि 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है इंडिया का। और इंडियन रेलवेज की बात करें तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, हु वाज वन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो इंडियन रेलवेज था वो 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुआ था। ये भी आपने याद रखना है 1853। तो 16 अप्रैल को हम इंडियन रेलवेज डे भी मनाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was the architect of the second 5-year plan। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PC महलनोबिस। ही वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान। अगर हम बात करें सेकेंड 5-year प्लान में जो हमारे चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और जो ये PC महलनोबिस थे ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान। ये आपने याद रखना है। और जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था उसमें हमने मेनली इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था। प्रशांत चंद्र महलनोबिस और PC महलनोबिस was the first Indian statistician to receive world recognition. He was the architect of India's second 5-year plan, and due to this second plan, this is known as the महलनोबिस मॉडल। देखिए जो आर्किटेक्ट थे वो PC महलनोबिस थे। इन्होंने इसको फ्रेम किया था जिसकी वजह से सेकेंड 5-year प्लान को महलनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year tax reforms committee was constituted by the government of India। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 में टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो देखिए द फर्स्ट वन वॉज द टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी TRC under the chairmanship of Raja Cheliah on both direct and indirect taxes. The next one was the Rekhi committee which examined the taxation system on indirect taxes. तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ये रेखी कमेटी थी इसने एग्जामिन किया था टैक्सेशन ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस. अदर देन दैट जो ये राजा चेलिया थे ये थे चेयरमैन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी TRC ऑफ 1991. ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन कॉन्टेक्स्ट विथ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया March 16, 1949 इज अ डेट विच मार्क्स. राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कमिंग इन फोर्स. तो देखिए 16 मार्च 1949 को जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था ये फोर्स पे आया था. तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. The Banking Regulation Act 1949 is a regulatory body of Indian banks. It controls and regulates all the banking activities of all banks in India. It came into force on 16 March 1949. It was developed in the form of Banking Companies Act. तो ये भी आपने याद रखना है. द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का था. ये 16 मार्च 1949 में एक्ट पे आया था, फोर्स पे आया था. और जो ये द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर इज़ लोकेटेड. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. यानी कि फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड है. और फिलीपींस की बात हुई है तो इसकी कैपिटल मनीला में लोकेटेड है. तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI is headquartered in Philippines and has operating offices in 17 countries. The institute was originally established in the year 1960 में ये originally established हुआ था. It aims to reduce poverty and hunger, improve the health of the rice farmers and consumers. तो देखिए इसका intention है सभी देशों में गरीबी को घटाना और इसके अलावा जो हंगर को कम करना यानी कि भुखमरी को कम करना एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द राइस फार्मर्स और कंज्यूमर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना IRRI का मेन मोटो और इंटेंशन है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इन इंडिया हैड फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड द प्राइवेटाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ LIC. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. यानी कि मल्होत्रा कमिटी वॉज द फर्स्ट कमिटी इन इंडिया दैट हैड रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ LIC. तो देखिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. A committee was set up in 1993 under the chairmanship of R.N. Malhotra, the former governor of RBI यानी कि Reserve Bank of India, to make recommendations for reforms in the insurance sector. बात यहाँ पर हुई है RBI की. तो देखिए RBI का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ था. इसके अलावा CD देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे RBI के. इसके अलावा ऑसबर्न स्मिथ ये फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे RBI के. ये आपने याद रखना है. इसके अलावा 1993 में जो ये कमेटी सेटअप हुई थी मल्होत्रा कमेटी, ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI R.N. मल्होत्रा के अंडर ये फॉर्म हुई थी और इसने क्या रिकमेंड किया था? रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Economic Survey 2021-22 was presented by whom in the Parliament? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 का हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Economic Survey 2022 in the Parliament, in which the growth rate for the current financial year has been estimated 9.2%. तो देखिए ये भी आपने याद रखना है कि जो ग्रोथ एस्टिमेट की है फाइनेंशियल ईयर में वो है 9.2%. ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has become the largest exporter of cucumber in the world? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिया. तो देखिए इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है कुकुम्बर की यानी कि ककड़ी की इन द वर्ल्ड. तो ये आपने याद रखना है. रिसेंटली ये हुआ है तो और हमारी कंट्री लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनी है तो इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर इन द वर्ल्ड.
India exported 1,23,846 metric ton of cucumber and gherkin with the value of $114 million during April to October 2020-21. Next question. Who has launched the World Economic Outlook 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बात यहाँ पर IMF की हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वाशिंगटन DC में लोकेटेड है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है। इसके अलावा मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो दिस इज़ 190 कंट्रीज़, देयर आर 190 कंट्रीज़ इन IMF। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए IMF के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ अचीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन द ईयर 2021? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7th रैंक है इंडिया की इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2021। एंड इसको किसने रिलीज़ किया है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, according to the World Investment Report released by United Nations Conference on Trade and Development, India has been ranked 7th in terms of achieving foreign direct investment in the year 2021। अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की तो फर्स्ट नंबर पर US है, सेकंड नंबर पर चाइना है और थर्ड नंबर पर हांगकांग है। इशूअर है UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में सिचुएटेड हैं। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया बाय ओवरटेकिंग चाइना इन 2021-22? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द ईयर 2021-22, और पहले चाइना था तो अब इसने ओवरटेक कर दिया है अमेरिका ने चाइना को। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बात यहाँ पर अमेरिका की हुई है तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA का फुल फॉर्म होता है, कई बार हम इसे USA कहते हैं। तो देखिए कैपिटल है अमेरिका की वाशिंगटन DC में, और जो करेंसी है अमेरिका की वो US डॉलर है। इसके अलावा जो 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो जो बाइडेन है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ मिसेस कमला हैरिस। Next question. According to the report released by Union Ministry of Commerce and Industry, which country has received the highest foreign investment from India in the financial year of 2021 and 22? Right answer इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर। So Singapore has become the country which has received the highest FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। देखिए FDI की बात हुई है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो मेनली MNCs और मल्टीनेशनल कंपनीज़ और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करती हैं किसी दूसरी कंट्री में। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। नेम ऑफ द टॉप 3 इन्वेस्टर कंट्रीज़ इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, सेकेंड नंबर पर अमेरिका है और थर्ड नंबर पर मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to make cooking oil cheaper, the central government has reduced the agricultural cess on crude palm oil from 7.5% to what percent? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5%। तो देखिए ऑयल जो क्रूड ऑयल जो कुकिंग ऑयल है उसको सस्ता बनाने के लिए जो क्रूड पाम ऑयल है उसके ऊपर जो एग्रीकल्चरल सेस लगती थी वो 7.5% की लगती थी, अब इसको रिड्यूस कर दिया है 5% में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक एडिबल ऑयल चीपर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द इफेक्टिव कस्टम्स ड्यूटी ऑफ क्रूड ऑयल टू 5% एंड रिड्यूस द इफेक्टिव ड्यूटी
on import of crude oil from 8.25% to 5.5%. उसके अलावा the move will help to bring down the prices of edible oils and provide relief to the consumers. Next question. The Reserve Bank of India has increased the monetary policy repo rate from 4.0% to what percent? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4.40%। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रेपो रेट फ्रॉम 4.0% टू 4.40%। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन्स टू अदर बैंक्स इज कॉल्ड एज रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है तो जिस रेट में आरबीआई लोन लेता है और सिंपली मनी लेता है फ्रॉम द अदर बैंक्स इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। The Reserve Bank of India has increased the monetary policy repo rate from 4.0% to 4.40%. Repo rate is the rate at which the RBI lends to commercial banks. तो देखिए lends money to the commercial bank होगा यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी है कि वो रेट जिसमें आरबीआई लैंड करता है मनी और लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक्स और अदर बैंक्स इज कॉल्ड एज रेपो रेट। बात यहाँ पर आरबीआई की हुई है तो आरबीआई इज कॉल्ड एज द बैंक्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, यानी कि सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स इन इंडिया और आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है हमारी कंट्री की। आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 और सिंपली द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंडर क्या हुआ था कि आरबीआई वॉज स्टैब्लिश हुआ था और जो प्रोविजंस थे इस एक्ट को आरबीआई को बनाने के लिए वो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 था। हेडक्वार्टर्स हैं इसके महाराष्ट्र के मुंबई में और करंट में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर मैंने आपको बताया। तो आप इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। दैट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रेजेंटेड द रुपीज़ 1.42 lakh crore budget for Jammu and Kashmir for the financial year of 2022-23? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्मला सीतारमन। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हैज़ रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंटेड द बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ प्रेजेंटेड द थर्ड बजट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द लोक सभा। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द एलिवेटेड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड श्रीनगर cities will start from 2022-23. According to the Union Budget of 2022-23, 11 mandis will be set up at the cost of 1.60 crores to benefit the farmers. 22,000 farmers will be benefited from this. तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस बजट में मेंशन की हैं कि जो 2022-23 का बजट है इसमें 11 मंडीज़ को सेटअप किया जाएगा और उसकी कॉस्ट है 1.60 करोड़ और इसमें बहुत सारे फार्मर्स को बेनिफिट होगा ऑफ विच 22,000 फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India has set up the repo rate at what percent for the 10th time in a row? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4%। तो देखिए 4% में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रखा है 4% द रेपो रेट एट व्हाट द परसेंट फॉर द 10th टाइम इन अ रो, बट इसे चेंज हो गया था, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये पहले का क्वेश्चन है, ये अराउंड जनवरी का करंट अफेयर टाइप है, जनवरी टू फैब का, तो फिर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, the repo rate is what the RBI lends money to the commercial banks. रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट है 3.35% और रेपो रेट करंट में 4.40% है, पर पहले जो न्यूज़ आई थी करंट अफेयर आया था उसमें 4% आंसर था ऑफ द रेपो रेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 57%। तो देखिए
एक रिपोर्ट के अनुसार जो किसने लॉन्च की है, CMIE ने लॉन्च की है, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो 57% है। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेट वाइज अगर हम बात करें लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो फर्स्ट नंबर पर है तेलंगाना, सेकेंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर है मेघालय। अगर हम बात करें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो टॉप 3 में देखिए हरियाणा फर्स्ट नंबर पर है, राजस्थान सेकेंड नंबर पर है और त्रिपुरा थर्ड नंबर पर है। तो आपको मेनली फर्स्ट वाले ही याद करने हैं। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ये तेलंगाना में है और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ये है हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द यूनियन बजट ऑफ 2022-23 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप हाउ मैनी वंदे भारत ट्रेन्स इन द नेक्स्ट 3 years। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400। तो देखिए 400 ट्रेन्स बनाने का हमने एक मिशन लिया है ऑफ आर कंट्री, जिसमें यूनियन बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया है कि हमारी कंट्री का जो मिशन है वो है अराउंड 400 वंदे भारत ट्रेन्स को बनाना। और वंदे भारत ट्रेन इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ आर कंट्री और ये नेक्स्ट 3 years में किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। The Union Finance Minister has announced to develop 400 new generation Vande Bharat trains in the next 3 years. At the same time, Finance Minister has also mentioned one station, one product in the budget 2022. Next question. तो देखिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको हर वीक में ऑलमोस्ट 1 इकोनॉमिक्स की वीडियो ला के दूंगी, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितना भी करंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए In the budget of 2022-23, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the imposition of what percentage of tax on cryptocurrency? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30%। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the imposition of 30% of tax on digital currency, that is cryptocurrencies, in the Union Budget of 2022-23। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक more and more videos for you in order to help you. So thank you so much for watching this video and best of luck for your exams.